हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज के सेशन डे 5 में एक बार फिर से हम लोग बात करेंगे यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर एसआई एएसआई के अगेन बेस्ट 40 क्वेश्चंस पर। किस प्रकार का पेपर का पैटर्न रहेगा यहां से आपको पूरी तरीके से ऑब्जर्व हो पाएगा। मैक्सिमम मार्क्स गेन करने की कोशिश करिए, बढ़िया तरीके से रिवीजन करिए। जितनी मेहनत इन दिनों में आप करेंगे वही आपको रिजल्ट देगा एग्जाम में। यस, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं गाइस। हैव अ लुक। साथ ही साथ वो कैंडिडेट्स जो कि यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर एसआई एएसआई या फिर प्रोग्रामर ग्रेड 2 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि बिल्कुल बेसिक से एडवांस में टॉपिक वाइज पढ़ने को मिल जाए ताकि इस एग्जाम में भी हेल्प हो और जो कमिंग एग्जाम्स हैं उसमें भी हेल्प हो पाए, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इन पार्टिकुलर कोर्सेज से। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके भी आप पूछ सकते हैं। इस कोर्स में आपको वीडियोस, पीडीएफ, मॉक टेस्ट, एमसीक्यूज, पूरी थ्योरी, पूरे एमसीक्यूज सब कुछ देखने को मिलेगा, वो भी टॉपिक वाइज मैनर में। यस, चलिए। तो प्रीवियस सेशन में एक बड़ा ही सरल सा लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था। क्या? एप्पल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज कॉल्ड। एप्पल एआई को क्या कहा जाता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहूं, डिजिटल असिस्टेंट कहूं, एक ही बात है, या वर्चुअल असिस्टेंट भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन में था गूगल असिस्टेंट, एलेक्सा, कोरटाना या सिरी, और आप जानते हैं द करेक्ट आंसर इज सिरी, यानी ऑप्शन 4th इज द करेक्ट आंसर। हाय सिरी, है ना? तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड अ सिरी फॉर एप्पल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यस, क्या यहां से क्वेश्चन बनेंगे? जी हां, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कई सारे क्वेश्चन बनेंगे जो चैट बॉट के फॉर्मेट में भी होंगे या अलग अलग मैनर में एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेंडिंग है और यूपी के सारे एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। इनफैक्ट 2025 में और 2026 तक भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पीछा नहीं छोड़ेगा, है ना? क्योंकि अब इसी पर काम हो रहा है, तो ये बहुत तेजी से वर्क कर रहा है। कुछ बातें आपको याद रखनी होंगी, जैसे डिजिटल या वर्चुअल असिस्टेंट। सिरी किस कंपनी का है? एप्पल का। गूगल का वर्चुअल असिस्टेंट या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डिजिटल असिस्टेंट कौन सा है? गूगल असिस्टेंट। अमेजॉन का कौन सा है? एलेक्सा। माइक्रोसॉफ्ट का क्या है? कोर्टाना। और सैमसंग का क्या है? बिक्सबी। तो 1 2 3 4 5, ये 5 नाम तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना? इनको याद रखिएगा। एप्पल का पूछें तो सिरी होगा, गूगल कंपनी का पूछें तो गूगल असिस्टेंट हो जाएगा, अमेजॉन का पूछें तो एलेक्सा होगा, माइक्रोसॉफ्ट का पूछें तो कोर्टाना, और सैमसंग का पूछा जाए तो बिक्सबी हो जाएगा। याद हो गया? यहां से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर बनेगा। या फिर चैट बॉट का भी बहुत चलन है ना? यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे सबसे पहला चैट बॉट कौन सा है? चैट बॉट का मतलब होता है चैट रोबोट्स, जैसे एलिजा है, ओपन एआई है, जेमिनी है, चैट जीपीटी है, कोपायलट है ना? दीज आर कॉल्ड योर चैट बॉट। तो पहला चैट बॉट कौन सा बना? एलिजा। ओपन एआई कंपनी के द्वारा जो चैट बॉट बनाया गया उसका नाम क्या है? चैट जीपीटी, वेरी वेरी फेमस वन। गूगल कंपनी के द्वारा जो चैटबॉट बनाया गया उसका नाम क्या है? पहले इसका नाम था बार्ड, BARD, इसको चेंज करके नाम रखा गया जेमिनी। तो गूगल का क्या है? जेमिनी। और माइक्रोसॉफ्ट का क्या है? दैट इज कॉल्ड कोपायलट। कोपायलट, तो ये नाम याद रखिएगा। फर्स्ट एलिजा, ओपन एआई का चैट जीपीटी, गूगल का जेमिनी और माइक्रोसॉफ्ट का कोपायलट। गलत तो नहीं करेंगे? याद हो गया? वेरी गुड। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। बताइए, व्हाट इज द डिफॉल्ट मार्जिन सेट in MS Word 2021?
MS वर्ड 2021 या किसी भी लेटेस्ट वर्जन में डिफॉल्ट मार्जिन कितनी होती है? 0.5 इंच, 1 इंच, 1.5 इंच या 0.1 इंच? सही जवाब होगा 1 इंच। लेटेस्ट वर्जन 2007 से लेकर जितने भी ऊपर वाले वर्जन हैं, 2007, 2010, जितने भी ऊपर वाले वर्जन हैं आपके 2013, 16, 19, 21, 24, इन सभी में जो डिफॉल्ट मार्जिन है वो 1 इंच है। लेकिन जो पुराने वाले वर्जन थे हमारे, ओल्ड वर्जन 2003 और इसको नीचे की तरफ अगर हम बढ़े, 2003 और इससे पुराने वाले जो वर्जन हैं, इनमें लेफ्ट और राइट में जो डिफॉल्ट मार्जिन है वो 1.25 इंच है, और टॉप और बॉटम में जो बाय डिफॉल्ट मार्जिन है वो 1 इंच है ना। पहले अलग अलग हुआ करती थी, ऊपर नीचे की 1 इंच, लेफ्ट राइट की 1.25 इंच। लेकिन लेटेस्ट वर्जन में 2007 से लेकर ऊपर वाले जितने भी वर्जन हैं उनमें डिफॉल्ट मार्जिन क्या कर दी गई? 1 इंच कर दी गई, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम इन सभी में, है ना। तो अब आंसर क्या हो गया? 1 इंच। क्लियर है? नेक्स्ट, व्हाट एल्गोरिथम डज चैट जीपीटी यूज? चैट जीपीटी किस एल्गो का उपयोग करता है? चैट जीपीटी जो कि बहुत फेमस है, ये किस एल्गो का यूज कर रहा है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, पेज रैंक, एज रैंक या एसईओ? करेक्ट आंसर होगा एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज का मतलब होता है वो लैंग्वेज जो इंसान समझता है। वही लैंग्वेज अगर मशीन को समझा दी जाए तो क्या हमारे द्वारा जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो और ज्यादा सटीक होंगे, वो और यूजर फ्रेंडली होंगे, उनका रिस्पॉन्स और एक्यूरेट होगा? यस, समझ में आ गया। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इसको एनएलपी भी बोलते हैं शॉर्ट में। नेक्स्ट, हाउ मेनी होस्ट कैन बी कॉन्फ़िगर्ड यूजिंग अ सबनेट मास्क 255.255.255.240? बताइए। और इस तरीके का एक क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुका हूं और यहां से क्वेश्चन बनेगा जरूर, जहां होस्ट पूछे जाएंगे। सबनेट मास्क 255.255.255.240 का उपयोग करके कितने होस्ट कॉन्फ़िगर किए जा सकते हैं? बिल्कुल सही आंसर। टैलेंटेड तो आप हैं, घमंड नहीं करते। आखिरी वाली जो आपकी ऑक्टेट है वो 240 है, होनी कितनी चाहिए? 250, 255, सॉरी, है ना। आखिरी वाली जितनी भी हमारी होती हैं वो कितनी होती हैं? 255 होती है, क्योंकि आईपी एड्रेस की जो रेंज है वो कितनी होती है? 255, 0 से लेकर 255। तो आखिरी वाली जो ऑक्टेट है 240, इसको 255 में से माइनस कर देंगे। 255 माइनस 240 कितना बच गया? 15। अब 15 में से एक माइनस करेंगे, क्यों? क्योंकि आप जानते हैं 1 बिट इज यूज्ड फॉर द पैरिटी बिट, एरर चेकिंग के लिए यूज की जाती है, इसलिए 15 माइनस 1 क्या हो गया? दैट इज 14। क्या 14 गिवन है ऑप्शन में? जी हां, ऑप्शन 2 इज द राइट वन। क्लियर है ना? कर लेंगे, बहुत आसान है, पहले भी इस तरीके का एक क्वेश्चन में आपको करवा चुका हूं। नेक्स्ट, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ एमएस एक्सेल फंक्शन सीलिंग 40,3? एक्सेल में फ्लोर और सीलिंग से क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम में, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो एमएस एक्सेल फंक्शन का आउटपुट क्या होगा जहां सीलिंग बराबर 40,3 है? क्या करेंगे? 3 की टेबल पढ़ेंगे और 40 के बराबर होनी चाहिए या 40 से ज्यादा होनी चाहिए। सीलिंग का मतलब होता है ज्यादा या बराबर। क्या 3 की टेबल में 40 आएगा? नहीं। क्या 3 की टेबल में 40 से कोई बड़ा नंबर आ सकता है? जी हां, वही आंसर हो जाएगा। अब जब 3 की टेबल आप पढ़ेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय 13 कितना होगा? 39, जो कि कम है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 14 क्या होगा? 42। दैट इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही जवाब। लेकिन अगर सीलिंग की जगह पर फ्लोर दिया होता और यही क्वेश्चन होता तो फ्लोर के केस में क्या होता है? कम वाली वैल्यू आंसर होती है, यानी उस केस में आंसर 39 हो जाता। समझ में आ गया? तो 13 3 जा 39, क्या ये 40 से कम है? जी हां, सो 39 इज द आंसर इन केस अगर गिवन हो क्या? फ्लोर।
लेकिन सीलिंग के केस में क्या होता है, ज्यादा वाला नंबर, तो 40 से ज्यादा क्या होगा, 42, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट वन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का वैध विशेषता नहीं है। रियल टाइम है क्या लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, नहीं। मल्टी प्रोग्रामिंग है क्या, जी हां। मल्टीटास्किंग है क्या, जी हां। मल्टी यूजर है क्या, जी हां। तो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी यूजर, मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोग्रामिंग होता है, जबकि रियल टाइम नहीं होता। सो द करेक्ट आंसर इज, गलत क्या है, नॉट वैलिड कौन सा है, दैट इज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ये गलत है। यस, नेक्स्ट, विच इज द कोर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल कौन सा है। कोर किसे कहते हैं, शेल, कर्नल, कमांड या स्क्रिप्ट। सही जवाब होगा कर्नल। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो कौन सा होता है, कर्नल होता है, और कर्नल के ऊपर वाली परत को बोलते हैं शेल। यस, नेक्स्ट, ईथरनेट इज ऑल्सो नोन एज, ईथरनेट को और किस नाम से जाना जाता है। हम जानते हैं जब IEEE स्टैंडर्ड की बात होती है तो उसमें ईथरनेट क्या होता है, IEEE 802.3 दैट इज कॉल्ड द ईथरनेट, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। यस, बताया हुआ है कई बार, और IEEE से एक या दो क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आएंगे। पहला तो IEEE की फुल फॉर्म याद रखिए, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, जहां पर एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि IEEE में पहला ई क्या है, या दूसरा ई क्या है, या तीसरा ई क्या है। तो फर्स्ट ई का मतलब है इलेक्ट्रिकल, दूसरे ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक्स, और तीसरे ई का मतलब है इंजीनियर्स। और इसका यूज क्यों किया जाता है, ताकि IEEE स्टैंडर्ड में एक स्टैंडर्ड ऑल ओवर दी वर्ल्ड फिक्स किया जा सके और टेक्नोलॉजी को इंप्रूव किया जा सके डे बाय डे। तो ईथरनेट का IEEE स्टैंडर्ड क्या होगा, 802.3। लेकिन अब एग्जाम में कोई भी स्टैंडर्ड पूछा जा सकता है IEEE का, तो एक बार जरा ध्यान से पढ़ लीजिए कि IEEE के कितने हमें पता होने चाहिए स्टैंडर्ड। 802.1 ये बना है लैन और मैन आर्किटेक्चर के लिए, यानी लोकल एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के जब आर्किटेक्चर की बात होगी, जब इनके बनावट की बात होगी, तो हम बात करेंगे 802.1 की। 802.2 इसका यूज करते हैं LLC के लिए, लॉजिकल लिंक कंट्रोल के लिए। LLC आपको पता है ना क्या होता है, जब हम डेटा लिंक लेयर पढ़ रहे थे वहां मैंने आपको बताया था कि डेटा लिंक लेयर दो सब लेयर में डिवाइडेड होती है। ऊपर वाली लेयर को LLC और नीचे वाली को मैक के नाम से जानते हैं, याद है। तो LLC क्या हो गया, लॉजिकल लिंक कंट्रोल, जो 802.2 में कंसीडर किया जाता है। 802.3 जो अभी आपने पढ़ा दैट इज कॉल्ड ईथरनेट। 802.4 क्या होगा, मैंने आपको याद कराया था ना कि बस के 4 पहिए ऐसे याद रखिएगा। तो 802.4 का मतलब होता है टोकन बस, टोकन बस। 802.4 टोकन बस। 802.5 कैसे याद करवाया था आप लोग को, बिल्कुल सही, हाथ में 5 उंगलियां और पांचों उंगलियों में रिंग पहन लीजिए, अंगूठी पहन लीजिए। तो 5 का मतलब क्या होगा, टोकन रिंग। 802.5 दैट इज टोकन रिंग। 802.6 कैसे याद करवाया था कि मैदान में एक मैन खड़ा हुआ है जिसने सिक्सर लगाया है, तो यानी 6 का मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। 6 याद हो गए, फर्स्ट लैंडमैन आर्किटेक्चर, सेकंड LLC लॉजिकल लिंक कंट्रोल, 3 ईथरनेट, 4 बस के पहिए टोकन बस, 5 उंगलियों में रिंग टोकन रिंग, 6 मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसके बाद 7 ब्रॉडबैंड लोकल एरिया नेटवर्क। 7 थाला फॉर अ रीजन, MS धोनी का नंबर। तो ये किस लिए यूज होगा, हाई स्पीड के लिए, है ना। जैसे धोनी हाई स्पीड से शॉट मारता है ना, तो वैसे ही 7 का मतलब क्या है, ब्रॉडबैंड।
लेकिन ब्रॉडबैंड लोकल एरिया नेटवर्क की बात करेंगे तो 7 हो जाएगा। 8 फाइबर ऑप्टिक लैन। फाइबर ऑप्टिक केबल्स तो आपने सुना है ना, बहुत ही फास्ट जो केबल्स होती हैं दैट इज कॉल्ड फाइबर ऑप्टिक केबल्स, और इसी को बोलते हैं फाइबर ऑप्टिक लैन, और इसका IEEE स्टैंडर्ड है 802.8। इसके बाद 802.11 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर दी वाईफाई पर्पस फॉर वायरलेस फिडिलिटी। फिर इसके बाद 0.15 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज फॉर वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। और मैंने आपको ये कैसे याद कराया था, 15 रुपए का पान है ना, पान है जिसकी कीमत कितनी है 15 रुपए, यानी 15 क्या हो जाएगा पैन, यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क। जैसे ब्लूटूथ है, जिगबी है या IoT है, इन सब का क्या होगा 802.15 होगा वायरलेस पैन के केस में, वाईफाई पैन के केस में। क्लियर है? क्या इतने याद हो गए? 16 भी इंपॉर्टेंट है, वाईमैक्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज 802.16। तो इतने याद रखिएगा। 1 लैन मैन आर्किटेक्चर, 0.2 LLC, 3 ईथरनेट, 4 टोकन बस, 5 टोकन रिंग, 6 मैन, 7 थाला फॉर अ रीजन, MS धोनी वाला ब्रॉडबैंड लोकल एरिया नेटवर्क, 8 फाइबर ऑप्टिक केबल्स वाला फाइबर ऑप्टिक लैन, 11 वाईफाई के लिए, 15 पान यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क के लिए, और 16 आपका वाईमैक्स के लिए, है ना। इतनी बातें याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। चेंजेस मेड इन एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड, बताइएगा मौजूदा सॉफ्टवेयर में किए गए परिवर्तन को क्या कहा जाता है? अपडेट। एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर में जो भी चेंजेस होंगे उन्हें अपडेट बोलेंगे, और अगर कोई नए चेंजेस हमें मिलेंगे, पुराने सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करके नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें, दैट इज कॉल्ड अपग्रेड। यस, एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर में चेंजेस अपडेट, न्यू सॉफ्टवेयर दैट इज कॉल्ड अपग्रेडेशन। पैच क्या होता है? बग या एरर को रिमूव करने के लिए फ्री सॉफ्टवेयर दैट इज कॉल्ड पैच। ट्रबल शूटिंग क्या होती है? बग को फाइंड आउट करने के लिए जो प्रोसेस कहलाता है दैट इज कॉल्ड ट्रबल शूटिंग, कि हम ये पता चला पाए कि प्रॉब्लम के पीछे का मेन सोर्स क्या है। तो फाइंडिंग द सोर्स ऑफ द प्रॉब्लम दैट इज कॉल्ड ट्रबल शूटिंग। नेक्स्ट, ईथरनेट केबल इज पार्ट ऑफ डैश लेयर ऑफ OSI मॉडल। TCP IP मॉडल और OSI मॉडल से काफी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ईथरनेट केबल OSI मॉडल की किस परत का हिस्सा है? जितनी भी केबल्स हैं वो सब किस लेयर में आती हैं? फिजिकल लेयर में। यस, लेकिन अगर सिर्फ ईथरनेट दिया होता, ईथरनेट एड्रेस, तो वो डेटा लिंक लेयर हो जाता है ना, क्योंकि ईथरनेट एड्रेस को मैक एड्रेस भी बोलते हैं, और मैक एड्रेस या ईथरनेट एड्रेस ये कहां पर काम करता है? वेरी गुड, डेटा लिंक लेयर पर। लेकिन केबल्स की अगर बात की जाएगी तो आंसर क्या हो जाएगा? फिजिकल लेयर, यानी ऑप्शन 1 इज द राइट वन। यस, नेक्स्ट, IEEE स्टैंडर्ड फॉर ब्लूटूथ। ब्लूटूथ के लिए IEEE मानक क्या है? अभी हमने डिस्कस किया था पीछे कि ब्लूटूथ जो है वो IEEE 802.15 पर फोकस करता है, जिसे पर्सनल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। लेकिन ब्लूटूथ का स्पेसिफिक एक 15 पॉइंट समथिंग एक मानक है, और ये कौन सा है? द करेक्ट आंसर इज 15.1। 15.1 ब्लूटूथ का है, और 15.4 ये जिगबी और IoT का है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और इसके साथ में जिगबी। ब्लूटूथ और जिगबी में क्या डिफरेंस है? ब्लूटूथ जो है वो कनेक्ट करता है हमारी डिवाइसेस को, लेकिन जो जिगबी है वो होम ऑटोमेशन में मदद करता है। पूरे घर को अगर हमें वायरलेस बनाना है तो ब्लूटूथ तो नहीं हो पाएगा, है ना, वो तो अपनी सांसें त्याग देगा ब्लूटूथ, है ना। याद करो, जब आप अपने मोबाइल का भी ब्लूटूथ ऑन करते हैं तो क्या मोबाइल बंद होने लगता है? बैटरी बहुत तेजी से डाउन होती है। जी हां, इसीलिए लाया गया जिगबी, जो ब्लूटूथ से बेटर परफॉर्मेंस देता है। तो जिगबी और IoT के लिए जो स्टैंडर्ड है वो क्या है? 802.15.4, जबकि ब्लूटूथ का है 0.1।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स ऑफ डेटा इन ओएसआई मॉडल? बताइएगा बेटा, निम्नलिखित में से कौन सी परत ओएसआई मॉडल में डेटा को सिंटैक्स और शब्दार्थ के लिए जिम्मेदार है? सिंटैक्स और सिमेंटिक्स के लिए कौन सी लेयर? प्रेजेंटेशन लेयर, शन वाली लेयर, इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, कॉम्प्रेशन, प्रेजेंटेशन, है ना। ऑप्शन नंबर 4 इज दी राइट वन। हम जानते हैं ओएसआई मॉडल में जो 6th लेयर होती है जिसे प्रेजेंटेशन लेयर कहते हैं, इसका काम क्या है? ट्रांसलेशन, इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, कॉम्प्रेशन और सिंटैक्स और सिमेंटिक्स, है ना। यही तो पूछ रहा था, सिंटैक्स सिमेंटिक्स, प्रेजेंटेशन हो गया। नेक्स्ट, द एड्रेस साइज ऑफ 8086 माइक्रो प्रोसेसर इज, आएगा ही आएगा। 8086 माइक्रो प्रोसेसर से एक क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में, है ना, आता ही है। 8086 माइक्रो प्रोसेसर का एड्रेस साइज कितना है? 4 बिट, 8 बिट, 16 बिट या 20 बिट? बहुत बढ़िया, आपकी पार की नजर और निर्मा सुपर। द करेक्ट आंसर इज 20 बिट। अब दो बातें याद रखो, कौन कौन सी? अगर 8086 माइक्रो प्रोसेसर की बात करें, डेटा या वर्ड साइज पूछा जाए तो 16 बिट होगा, और एड्रेस साइज पूछा जाए तो 20 बिट होगा। यानी 8086 माइक्रो प्रोसेसर में डेटा या वर्ड का साइज 16 बिट होता है, जबकि एड्रेस का साइज 20 बिट का होता है। क्लियर है? नेक्स्ट, इन आरडीबीएमएस डेटा इज स्टोर्ड इन, आरडीबीएमएस में डेटा कहां स्टोर होता है? ट्रीज, लिस्ट, टेबल्स या नेटवर्क? बिल्कुल सही। आरडीबीएमएस के केस में, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के केस में, जो हमारा डेटा है वो ट्री में स्टोर होगा? नहीं, टेबल्स में स्टोर होगा, रोज एंड कॉलम्स के फॉर्मेट में। सो द करेक्ट आंसर इज टेबल्स। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। यस, आरडीबीएमएस की बात करें तो यहां पर रोज को टपल्स बोलते हैं, कॉलम्स को एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। नेक्स्ट, स्टैटिक वेबसाइट इज कोडेड इनटू डैश लैंग्वेज। स्टैटिक और डायनेमिक वेबसाइट से भी क्वेश्चन बनता है। स्टैटिक वेबसाइट या स्टैटिक वेबसाइट को डैश भाषा में कोडित किया जाता है? बताओ। स्टैटिक का मतलब जिसमें चेंजेस ना हो, और डायनेमिक का मतलब जो चेंज होती रहे, जिसमें बदलाव होता रहे डेली बेसिस पर, वो डायनेमिक होगी। तो स्टैटिक वेबसाइट में हम किसका यूज करेंगे? XML का? नहीं। VB.NET का? नहीं। CSS का? हां, लेकिन CSS विद स्क्रिप्टिंग? नहीं। HTML का? जी हां। सो द करेक्ट आंसर इज HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगर यहां पर सिर्फ CSS देते तो भी सही होता, क्योंकि नॉर्मल अगर स्टैटिक वेबसाइट है तो हम किसका यूज करेंगे? HTML का, CSS का, या जावा स्क्रिप्ट के क्लाइंट साइड वर्जन का, है ना, इनका यूज करते हैं। जबकि हम जावा स्क्रिप्ट भी अवॉइड करते हैं, ज्यादातर HTML और CSS का यूज करते हैं स्टैटिक वेबसाइट के केस में। समझ में आ गया? तो आंसर क्या होगा? HTML होगा। और HTML का जो लेटेस्ट वर्जन है वो क्या है? 5, है ना, ये भी याद रखिएगा, जो लोगो में आपको दिख रहा है। अब स्टैटिक वेबसाइट वाली लैंग्वेजेस के नाम बता दीजिए फटाफट, और डायनेमिक वेबसाइट में यूज होने वाली लैंग्वेजेस के नाम बता दीजिए, है ना। इन दोनों में अगर डिफरेंस आपको क्लियर होगा तो एग्जाम में बल्ले बल्ले होगी। बताओ जरा। बिल्कुल सही। स्टैटिक वेबसाइट के केस में दो नाम याद रखिएगा, HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट। अगर बहुत मजबूरी है तो जावा स्क्रिप्ट के क्लाइंट वाले वर्जन का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट हमारी क्लाइंट साइड भी काम करती है और सर्वर साइड भी काम करती है ना। सर्वर साइड में उसको VB स्क्रिप्ट या फिर सर्वर साइड में उसको node.javascript के नाम से भी जानते हैं। यस, और डायनेमिक वेबसाइट के लिए हम किन किन लैंग्वेजेस का यूज करेंगे? PHP, हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर, पाइथन, जावा, जावास्क्रिप्ट, node.javascript, रूबी, C# और पर्ल। तो डायनेमिक वेबसाइट वाली लैंग्वेजेस पूछा जाए एग्जाम में तो इनमें से नाम बनेगा। PHP होगा या पाइथन, जावा होगा या जावास्क्रिप्ट, रूबी होगा, C# होगा या फिर पर्ल होगा, है ना। ये नाम याद रखिएगा।
और स्टैटिक के केस में ये दोनों वेबसाइट के नाम याद रखिएगा, वेबसाइट लैंग्वेज के HTML और CSS। क्लियर है? अब यहां पर इनके पापा भी इंपॉर्टेंट, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, है ना। इनके फाउंडर के नाम भी याद रखिए। HTML के हैं टिम बर्नर्स-ली, CSS को डेवलप करने वाले हैं ये सेकंड पर्सन हैकॉन व्यूम-ली, और जावास्क्रिप्ट के फाउंडर हैं जिन्होंने 10 दिन में जावास्क्रिप्ट डेवलप कर दी थी, ये हैं आपके मिस्टर ब्रेंडन इक। यस, मिस्टर ब्रेंडन इक। तो टिम बर्नर्स-ली, हैकॉन व्यूम-ली और ब्रेंडन इक आर दी फाउंडर्स ऑफ HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट बताइए, दिस द एवेल्युएशन ऑफ द अबव पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, कह रहा है उपरोक्त पोस्टफिक्स अभिव्यक्ति का मूल्यांकन कीजिए और बताइए कि आंसर क्या होगा इस पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन का। करते हैं, तो जैसे जैसे लिखा गया है वैसे वैसे करते हैं, यानी स्टैक के अकॉर्डिंग, है ना। प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स, इनफिक्स, ये किसका पार्ट है? स्टैक का। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 7 दिया हुआ है, 7 लिख दीजिए। फिर इसके बाद क्या दिया हुआ है? 9, तो 7 के ऊपर 9 लिख दीजिए। फिर क्या दिया हुआ है? 3, तो 7 9 3 लिख दीजिए। फिर क्या दिया हुआ है? प्लस, यानी 3 के ऊपर प्लस गिवन है तो प्लस कर दीजिए। प्लस किसको करेंगे? जो प्लस के नीचे 2 नंबर्स गिवन है ना, क्योंकि ये स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को अगर फॉलो कर रहा है तो हमें यहां पर क्या करना होगा? इन 2 नंबर्स को प्लस करना होगा, यानी 3 + 9 को प्लस करना होगा। तो क्या आ जाएगा? 12। 3 + 9 को आपने प्लस किया, क्या आ गया? 12। लेकिन 7 तो अपनी ही जगह पर रहेगा, है ना, इसमें तो कोई बदलाव नहीं हुआ। तो यहां तक हमारा हो चुका है प्लस तक। अब हम 4 लेंगे, तो 7 12 और फिर 4 आ गया हमारा। 4 के बाद क्या करेंगे? डिवाइड है, तो 4 के ऊपर डिवाइड आ जाएगा। 7 12 4 और डिवाइड। अब डिवाइड कर देंगे, किसको डिवाइड करेंगे? इन 2 नंबर्स को डिवाइड करेंगे, क्योंकि डिवाइड इन दोनों नंबर्स के बीच में है एक तरीके से देखे तो 12 और 4 को डिवाइड करने पर क्या आ जाएगा? 3, है ना। द रिजल्ट इज 4 3 are 12, तो क्या आ गया यहां पे? 12 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज 3। अब कौन सा बचा? मल्टीप्लाई का सिंबल, तो 7 3 के ऊपर क्या लग जाएगा? मल्टीप्लाई। किसको मल्टीप्लाई करना है? 7 और 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 7 3 क्या हो जाएगा? 21। द आंसर इज 21। क्लियर है? कोई डाउट नहीं? वेरी गुड। नेक्स्ट ये करो, कह रहे फाइंड द बुलियन एक्सप्रेशन करस्पॉन्डिंग टू द ट्रुथ टेबल गिवन बिलो। नीचे दी गई सत्य तालिका के अनुरूप बुलियन अभिव्यक्ति ज्ञात कीजिए। जहां एक ट्रुथ टेबल हमें गिवन है 0 0 0 0 1 0 1 0 1 और 1 1 क्या है? 1। तो हमेशा जो हम बुलियन एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे वो किसके अकॉर्डिंग करेंगे? 1 आउटपुट के अकॉर्डिंग। यानी 0 को क्या करेंगे हम? इग्नोर, है ना। द 0 वैल्यू विल बी इग्नोर्ड, और टेकन कौन सा लेंगे? कौन सी? 1 वाली वैल्यूज को कंसीडर किया जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? बोलो यस। तो जरा देखो यहां पर इसका आंसर x आया, कैसे आया जरा इस बात को समझते हैं डिटेल में। सबसे पहले क्या करना है? जिसका आउटपुट 0 है उसको इग्नोर करना है ना। तो ये आउटपुट 0 है और ये आउटपुट 0 है, तो इसको इग्नोर कर दीजिए। जिसका आउटपुट 1 है वो ले लीजिए। तो 1 आउटपुट वाला हमारे पास में क्या है? नीचे के 2 1 0 1 और 1 1 1। तो यहां पर हमने क्या किया? अगर हम 1 वाले को लेंगे तो क्या होगा? जरा ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर दिया है 1 और 0, है ना। 1 बराबर किसके है? x के। क्यों? क्योंकि ये जो 1 दिया हुआ है ये x को इंडिकेट कर रहा है यहां पर, है ना। जरा देखिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हमने इस वाले 1 को लिया और ये 1 किस को इंडिकेट कर रहा है? इस x को इंडिकेट कर रहा है। फिर हमने ये लिया 0 और ये 0 किसको इंडिकेट कर रहा है? y को इंडिकेट कर रहा है ना, दिस वन। तो हमने क्या लिखा? y बराबर 0, 1 बराबर x हो गया और 1 बराबर x, 1 सेकेंड, हाँ 1 बराबर x
और y बराबर 0 है ना, इक्वल्स टू का साइन ये लगा हुआ है। तो 1 किसके बराबर हो गया, x के। y क्या है, यहां पर 0 है, तो इसको हम लोग क्या लिख पाएंगे, x बार y बार, है ना। ये हमारा क्या बन गया दोस्तों, x बार। अब जरा इसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या बताया जा रहा है। कह रहा है 1 बराबर एक्स वाई। अब आप जरा इसको फोकस करिए, और 0 बराबर एक्स बार वाई बार, ये हमारा फॉर्मूला लगता है इसको इंप्लीमेंट करने के लिए। कैसे काम कर रहा है ये, जरा इसको देखिएगा। क्या यहां पर हम ये लिख सकते हैं, ये x जो है ये 1 को इंडिकेट करेगा, ये y जो है वो 0 को इंडिकेट करेगा, तो क्या हम x और y बार लिख सकते हैं। सर ऐसा आपने क्यों लिखा है, इसका पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि हम जानते हैं ट्रुथ टेबल में जब भी 1 हमारा होगा तो वो x और y को इंडिकेट करेगा, और जब 0 होगा वो x बार और y बार को इंडिकेट करेगा। बोलो हाँ। 0 का मतलब बार होता है और 1 का मतलब विदाउट बार होता है ना। बस इतनी बात आपको याद रखनी है। एक बार जरा फिर से देखो, अगर कोई कंफ्यूजन है तो फिर से समझो इसको एक बार। क्वेश्चन में क्या गिवन था, फाइंड द बूलियन एक्सप्रेशन करस्पॉन्डिंग टू द ट्रुथ टेबल गिवन बिलो। इस ट्रुथ टेबल से हमें एक बूलियन एक्सप्रेशन निकालना है। आंसर क्या रहा है x, लेकिन आ कैसे रहा है ना। इसको समझने के लिए इस ट्रुथ टेबल को हमने लिया। ट्रुथ टेबल में से 0 वाले पार्ट को तो हम इग्नोर कर देते हैं। पहला पार्ट इग्नोर दी 0, किसको कंसीडर करेंगे, 1 वाले पार्ट को कंसीडर करेंगे। लेकिन 1 वाले पार्ट के लिए हमें याद क्या रखना है कि अगर 1 दिया हुआ है तो वो x या y होगा, अगर 0 दिया हुआ है तो वो x बार और y बार हो जाएगा, है ना। ये तो प्रॉपर्टी होती है बूलियन अलजेब्रा की, जो आपको पता है। तो इस केस में हमें यहां से क्या मिल रहा है, ये x 1 को इंडिकेट कर रहा है, ये y 0 को इंडिकेट कर रहा है। इनपुट अगर आप देखें तो 1 का मतलब क्या होगा, 1 का मतलब सिंपल x या y, तो हमने यहां पर लिख दिया x। क्यों, क्योंकि ये 1 x वाले पार्ट में आ रहा है, और y क्या इंडिकेट कर रहा है, 0 को, और 0 का मतलब क्या होता है, x बार y बार। बोलो हाँ। तो इसका मतलब y की जगह पर हम क्या लिखेंगे, y बार x बार x y बार, ये हो गया हमारा। अब नीचे वाला देखो, 1 और 1, 1 और 1 का मतलब x, ये x हो जाएगा और ये y हो जाएगा। यहां बार आएगा ही नहीं, क्योंकि दोनों में क्या है, 1 1 इनपुट है। तो क्या आ गया, x y आ गया। इतनी बात समझ में आई, एक्स वाई कैसे आया और एक्स वाई बार कैसे आया। अब इसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स वाई बार और एक्स वाई, है ना। यहां पर इन दोनों को लिख दो, और बीच में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। दैट इज योर करेक्ट आंसर, है ना। अब ये आंसर नहीं बना, क्यों, क्योंकि अभी इसमें कुछ किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, इसमें कॉमन लिया जा सकता है। क्या कॉमन लेंगे, एक्स कॉमन ले लेंगे, क्योंकि एक्स ही कॉमन लिया जा सकता है। तो क्या हो जाएगा, y प्लस वाई बार, और बुलियन अलजेब्रा की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, कॉम्प्लीमेंट लॉ के अकॉर्डिंग, y प्लस वाई बार किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, है ना। ये बात आप जानते हैं बहुत अच्छे से। तो y प्लस वाई बार क्या होगा, 1, यानी कॉम्प्लीमेंट लॉ जिसको बोलते हैं। तो इसकी जगह पर अगर 1 पुट कर देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, x मल्टीप्लाई बाय 1, दैट इज x। यही तो यहां पर था, यही तो यहां पर आंसर था। तो इसका मतलब अगर फाइंड दी बुलियन एक्सप्रेशन करस्पॉन्डिंग टू दी ट्रुथ टेबल ऐसा गिवन होगा, तो पहला काम हमारा क्या होगा, 0 को इग्नोर करना और 1 वाले टर्म्स को ले लेना। 1 वाले टर्म्स हमारे कौन से थे, ये थे 1 और 0, 1 और 1। इसके अकॉर्डिंग x और y को बता देना कि क्या होगा। अब यहां पर हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि 1 अगर है तो वो x y को इंडिकेट करेगा, 0 अगर है तो वो x बार y बार। 0 का मतलब बार और 1 का मतलब विदाउट बार, है ना। बस इतना याद रखिए। तो यहां पर 1 आ गया, क्या आ जाएगा, x, और 0 का मतलब क्या है, y बार x y बार। 1 1 का मतलब x y, तो यहां पर क्या आ जाएगा, x y। अब x डॉट वाई बार प्लस x डॉट वाई, दैट इज दी, इसका जो बुलियन एक्सप्रेशन निकल के आया वो ये निकल के आया। अब इसमें क्या कॉमन लिया जा सकता है, x, y बार प्लस y, जो कि 1 के बराबर है कॉम्प्लीमेंट लॉ के अकॉर्डिंग। तो यहां पर क्या आ गया, x इंटू 1, दैट इज कॉल्ड x, दैट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करो।
डैश इज अ फंक्शन फॉर विच द नंबर ऑफ मिन टर्म एंड नंबर ऑफ मैक्स टर्म आर सेम। कह रहे डैश एक फलन है जिसके लिए न्यूनतम पदों की संख्या और अधिकतम पदों की संख्या समान होती है। बताओ फटाफट। बूलियन, यूनिवर्सल, सेल्फ डुअल या न्यूट्रल। न्यूट्रल होगा जिसमें मिन टर्म और मैक्स टर्म के जो नंबर्स हैं वो सेम है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, ना तो वो मिन टर्म है ना तो वो मैक्स टर्म है, वो एक तरीके से न्यूट्रल भूमिका निभा रहा है। तो डैश एक फलन है जिसके लिए न्यूनतम पदों की संख्या और अधिकतम पदों की संख्या समान होती है, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल। अगला बताइए, विच ऑफ द एग्जाम्पल्स बिलो एक्सप्रेस द कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। नीचे दिए गए उदाहरणों में से कौन सा उदाहरण गुणन के क्रम विनिमय नियम को व्यक्त करता है। a प्लस बी बराबर बी प्लस ए, कौन सा होगा, कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव का मतलब होता है a डॉट बी बराबर बी डॉट ए के, बोलो हाँ या ना। a प्लस बी बराबर बी प्लस ए, क्या ये कॉम्यूटेटिव लॉ को एक्सप्रेस कर रहा है? कर तो रहा है, लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है। पूछा क्या गया है, कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, एडिशन पूछते तो फर्स्ट वाला सही हो जाता, a प्लस बी बी प्लस ए के बराबर है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन पूछा है इसलिए आंसर क्या होगा, सेकंड वाला, a मल्टीप्लाई बाय बी बराबर बी मल्टीप्लाई बाय ए, यानी इस वाले को फॉलो कर रहा है। यस, फोर्थ इज द राइट वन। नेक्स्ट, द एब्जॉर्प्शन लॉ इन बूलियन अलजेब्रा सेज दैट। बूलियन बीजगणित में अवशोषण नियम क्या कहलाता है? एब्जॉर्प्शन नियम। याद है ना, एब्जॉर्ब वाला, आगे वाला एब्जॉर्ब हो जाएगा, बस पहला वाला रह जाएगा। यस, बताओ, ए बी बराबर बी ए बार बराबर जी बराबर 0, ए बराबर ए प्लस बी बराबर ए। फोर्थ बिल्कुल सही होगा, यही तो है एब्जॉर्प्शन, जिसमें आपका a प्लस बी एब्जॉर्ब हो गया और a बच गया। तो a डॉट ए प्लस बी ये भी a के बराबर होगा, और a प्लस ए डॉट बी ये भी a के बराबर होगा, दैट इज कॉल्ड द एब्जॉर्प्शन लॉ। बाकी भी देख लो एक बार, ए बी बी ए क्या है, कॉम्यूटेटिव लॉ। ए बार बराबर 0 क्या है, इनवर्स लॉ। ए बराबर ए आइडेम्पोटेंट लॉ, और ए प्लस बी बराबर ए, दैट इज एब्जॉर्प्शन लॉ। नेक्स्ट, ऑन अ के मैप ग्रुपिंग द जीरो प्रोड्यूसेस। कह रहा है के मैप में जीरो को समूहित करने से क्या उत्पादन होगा। हम जानते हैं के मैप के केस में जीरो जो है वो किसको इंडिकेट करता है, पीओएस को, यानी प्रोडक्ट ऑफ सम को। तो ग्रुपिंग अगर हम जीरो की करते हैं तो इसको पीओएस बोलेंगे, अगर 1 की ग्रुपिंग करेंगे तो इसको एसओपी बोलते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट बोलते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, हाउ मेनी टोटल लिंक्स आर रिक्वायर्ड टू कनेक्ट 12 डिवाइसेस इन अ फुली कनेक्टेड मैश नेटवर्क। पूरी तरीके से कनेक्टेड मैश नेटवर्क में 12 डिवाइसेस को जोड़ने के लिए कुल कितने लिंक की आवश्यकता है? मैश टोपोलॉजी में क्या करेंगे, n-1 डिवाइडेड बाई 2, है ना, ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो टोटल लिंक बराबर n-1 डिवाइडेड बाई 2, जहां n का मान 12 है तो 12 डिवाइडेड बाई 2, 12 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 2, 132 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 66, यानी ऑप्शन 2 इज द राइट वन। नेक्स्ट, इन दिस क्यू लास्ट एलिमेंट ऑफ द क्यू इज कनेक्टेड टू द फर्स्ट एलिमेंट। इस कतार में कतार का अंतिम तत्व पहले तत्व से जुड़ा होता है, क्या बोलेंगे, सिंपल क्यू और लीनियर क्यू, सर्कुलर क्यू, प्रायोरिटी क्यू या डी क्यू डबल एंडेड क्यू। करेक्ट आंसर होगा सर्कुलर क्यू, जहां पे लास्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट वाले से कनेक्टेड होगा। क्या वो सर्कुलर या बफर को इंडिकेट करेगा? जी हां, तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड अ सर्कुलर क्यू, या समटाइम इट इज कॉल्ड अ बफर। नेक्स्ट, which command in Linux operating system is used to shut down the system but make sure to close all of your files to avoid the data loss? Linux ऑपरेटिंग सिस्टम में किस कमांड का उपयोग सिस्टम को बंद करने के लिए किया जाता है, लेकिन डेटा हानि से बचने के लिए अपनी सभी फाइलों को बंद करना सुनिश्चित करें। पहले सभी फाइल्स को बंद कर ले, फिर शट डाउन करे। ऐसा कौन सा कमांड है? जी हां, दैट इज कॉल्ड अ हॉल्ट कमांड।
जो शट डाउन करता है, लेकिन शट डाउन करने से पहले ये इंश्योर करता है कि जितनी भी ओपन फाइल्स हैं उनको क्लोज कर दिया जाए। यस, नेक्स्ट, गेट द वैल्यू ऑफ द फ्रंट ऑफ द क्यू विदाउट रिमूविंग इट इज कॉल्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। कतार के अग्रभाग को हटाए बिना उसका मान प्राप्त करें, इसे क्या कहा जाता है? इन क्यू, डी क्यू, पीक या इज फुल, दैट इज कॉल्ड अ पीक। कह रहा है गेट दी वैल्यू फ्रंट ऑफ द क्यू, तो फ्रंट वैल्यू को गेट करने के लिए हम लोग कौन सा कमांड यूज करते हैं? दैट इज कॉल्ड अ पीक कमांड, है ना, जो कि फ्रंट वैल्यू को थ्रो कर देता है। नेक्स्ट, एंकर टैग इन HTML इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग। HTML में ये जो एंकर टैग है इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं? लिस्ट, लिंक, एड्रेस या नन ऑफ दीज? लिंक के लिए, है ना, एंकर टैग का हमेशा यूज करते हैं हाइपर लिंक पर्पस से। तो लिंक कहें या हाइपर लिंक कहें, बात एक ही है। नेक्स्ट, फाइंड द मैक्स टर्म व्हेन a बराबर 1 और b बराबर 1, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। अधिकतम पद ज्ञात कीजिए जब a का मान 1 है और b का मान 1 है ना। कैसे करेंगे इसको ध्यान से देखिए। मैक्स टर्म का मतलब क्या होता है? a प्लस बी प्लस c बराबर POS, है ना। मैक्स टर्म का मतलब पॉइंट POS यानी प्रोडक्ट ऑफ सम को ये फोकस कर रहा है। और मैक्स टर्म हमेशा किस में इंडिकेट करते हैं? प्लस में, a प्लस बी प्लस सी, इस तरीके से। तो मैक्स टर्म में हमें क्या याद रखना है कि 0 जो है वो क्या इंडिकेट करेगा? a या b को, यानी बिना बार वाले को। और 1 जो है वो किसको इंडिकेट करेगा? a बार और b बार यानी बार वाले को। तो अब इसके अकॉर्डिंग क्या हम ये लिख सकते हैं? क्वेश्चन में गिवन है a बराबर 1 और b बराबर 1। इतनी बात तो हमें याद रखनी है, किसके लिए? मैक्स टर्म के लिए, है ना। ये तो नियम है जो आपको याद होना चाहिए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पर। a बराबर 1 और b बराबर 1 गिवन है। 1 का मतलब क्या होता है? 1 का मतलब है a बार b बार। इसका मतलब a की जगह पर a बार आ जाएगा और b की जगह पर b बार आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? क्योंकि 1 का मतलब क्या है? बार। तो a की जगह पर a बार, b की जगह पर b बार। लेकिन इसको लिखते कैसे हैं? प्लस के फॉर्मेट में, यहां आपको पता है। तो इसको लिखेंगे कैसे? a बार प्लस b बार। मैक्स टर्म POS a बार प्लस b बार। क्या ये गिवन है? जी हां, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट वन। नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द एक्सप्रेशन a बार b प्लस cd बार इज, बताइए अभिव्यक्ति a बार b प्लस cd बार का पूरक क्या है? बहुत आसान है। पूरक का मतलब जहां मल्टीप्लाई है वहां प्लस कर दो, जहां प्लस है वहां मल्टीप्लाई कर दो। जो बार में है बार हटा दो, जो बार में नहीं है उसमें बार लगा दो, है ना। यही तो होगा कॉम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? दिस वन। क्यों? ए बार को हम क्या लिख सकते हैं? ए मल्टी, ये बार लगा हुआ है तो इसको ए कर दिया, बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल है तो प्लस कर दिया, बी की जगह पर क्या कर दिया? बी बार। और इन दोनों के बीच में क्या है? प्लस लगा हुआ है ना। एक तरीके से आप ये मानिए ये है ब्रैकेट, ये बीच में प्लस का साइन है ना। यहां क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। और फिर सी की जगह पर सी बार, और फिर प्लस की यहां डॉट लगा हुआ है ना इसके बीच में, यहां क्या हो जाएगा? प्लस, ये प्लस हो गया और डी बार की जगह पर डी हो गया। तो ये हो गया इसका पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट, डी मॉर्गन्स थ्योरम स्टेट दैट, इनमें से कौन सी डी मॉर्गन्स थ्योरम है? ए बी बार बराबर ए बार प्लस बी बार, ए प्लस बी का होल बार बराबर ए बार मल्टीप्लाई बाय बी, ए बार प्लस बी बार बराबर ए बार बी बार, या नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट वन, क्योंकि यही तो हमारी डी मॉर्गन्स थ्योरम में दो होती हैं। डी मॉर्गन्स थ्योरम, ए बी बार बराबर ए बार प्लस बी बार पहली, दूसरी ए प्लस बी होल बार बराबर ए बार डॉट बी बार, ए बार मल्टीप्लाई बाय बी बार, है ना। तो सेकंड वाला केस तो कहीं दिख नहीं रहा, फर्स्ट वाला दिख रहा है, ए बी का होल बार बराबर ए बार प्लस बी बार, दैट इज द राइट वन, दैट इज डी मॉर्गन्स फर्स्ट थ्योरम। नेक्स्ट, द इन्वोल्यूशन ऑफ ए इज इक्वल्स टू, कह रहा ए का समावेश किसके बराबर होगा? हम जानते हैं कि इन्वोल्यूशन का मतलब होता है ए के ऊपर डबल बार, और ये ए के बराबर ही होगा। तो ए इन्वोल्यूशन मतलब ए बार के ऊपर फिर बार, ए डबल बार बराबर होगा किसके? ए के।
इन्वर्जन लॉ भी इसको बोलते हैं या इन्वोल्यूशन लॉ भी इसको बोलते हैं। दिस लॉ यूजेस नॉट ऑपरेशन। नॉट का मतलब नेगेशन, यानी ए डबल बार बराबर किसके होगा, ए के, दैट इज द इन्वोल्यूशन या इन्वर्जन या समावेश का नियम। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू बुलियन लॉ ए प्लस वन बराबर, बुलियन नियम के अनुसार ए प्लस वन किसके बराबर होगा। हम जानते हैं नल लॉ अगर हम अप्लाई करें तो ए प्लस वन किसके बराबर होगा, वन के, और ए डॉट जीरो किसके बराबर होगा, जीरो के। यही होता है हमारा नल लॉ का नियम कि प्लस लगा है तो वन हो जाएगा और ए डॉट मल्टीप्लाई लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया, दैट इज वन, है ना। ये तो अगर नियम आपको याद हो गए तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे। डैश इज अ नेटवर्क प्रोटोकॉल यूज्ड टू ऑटोमेट द प्रोसेस ऑफ कॉन्फ़िगरिंग डिवाइसेस ऑन आईपी नेटवर्क। बताइएगा, कह रहा डैश एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग आईपी नेटवर्क पर उपकरणों को कॉन्फ़िगर करने की प्रक्रिया को स्वचालित करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन में अगर हमें ऑटोमेट मिल गया, आईपी एड्रेस को ऑटोमेट करने के लिए, अपने आप असाइन करने के लिए किसका यूज करते हैं, डीएचसीपी का, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल का। तो आंसर क्या हो जाएगा, डीएचसीपी, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, इन HTML टेबल्स गैप बिटवीन टू सेल ऑफ सेम टेबल आर नोन एज। HTML टेबल में एक ही टेबल के दो सेल के बीच में जो गैप है ना, उसे क्या बोलेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट वन, द आंसर इज सेल स्पेसिंग। देख लो, दो चीजें होती हैं, एक सेल पैडिंग होता है और एक सेल स्पेसिंग होता है। तो दो सेलों के बीच का जो गैप है ना, दिस गैप इज कॉल्ड व्हाट, सेल स्पेसिंग। क्लियर है। नेक्स्ट, इन HTML टेबल स्पेस बिटवीन सेल कंटेंट एंड सेल बॉर्डर इज कॉल्ड। HTML टेबल में सेल के कंटेंट और सेल के बॉर्डर के बीच की जगह को क्या बोलेंगे, सेल पैडिंग बोलेंगे। देखिएगा, सेल पैडिंग क्या होता है, ये आपकी एक सेल है, ये आपने यहां पर टेक्स्ट को लिखा, जो जगह बची ऊपर और नीचे, है ना, या लेफ्ट और राइट जो स्पेस है, इसे क्या बोलेंगे, सेल पैडिंग। तो इन HTML टेबल स्पेस बिटवीन सेल कंटेंट एंड सेल बॉर्डर, बॉर्डर और कंटेंट के बीच की जो जगह है दैट इज कॉल्ड अ सेल पैडिंग, और दो सेल के बीच की जो स्पेस है दैट इज कॉल्ड सेल स्पेसिंग। क्लियर है। नेक्स्ट, इन विच पार्ट ऑफ द HTML फाइल मेटा डेटा इज कंटेन्ड। HTML फाइल के किस भाग में मेटा डेटा होता है, टाइटल, हेड, HTML या बॉडी। बिल्कुल करेक्ट आंसर इज हेड टैग। क्यों, क्योंकि जब हम हेड टैग की बात करते हैं तो इसमें टाइटल आता है, स्क्रिप्ट आती है, स्टाइल्स आती हैं, और यही तो हमारा मेटा डेटा होता है, HTML हेड, टाइटल, बॉडी, है ना। तो आंसर क्या होगा, दैट इज इन द हेड टैग विच इंक्लूड्स द मेटा डेटा। मेटा डेटा का मतलब डेटा अबाउट डेटा। नेक्स्ट, हाउ मेनी डिफरेंट लेवल्स ऑफ हेडिंग डज HTML सपोर्ट। HTML शीर्षक के कितने विभिन्न स्तरों का समर्थन करता है। HTML में क्या हेडिंग्स होती हैं, जी हां, कितनी, 6 टाइप्स की, H1, H2, H3, H4, H5, H6। तो टोटल हेडिंग्स कितनी होंगी, 6, जहां सबसे बड़ी हेडिंग H1 है और सबसे छोटी हेडिंग H6 है। डैश कन्वर्ट अ सोर्स कोड टू ऑब्जेक्ट कोड। सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में परिवर्तित करने के लिए किसका यूज करते हैं, एडिटर, लोडर, लिंकर या कंपाइलर। हम जानते हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों का काम है सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करना। क्या यहां इंटरप्रेटर गिवन है, नहीं। क्या कंपाइलर गिवन है, जी हां। सो द करेक्ट आंसर इज कंपाइलर विच कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड। नेक्स्ट, विच लैंग्वेज डज MS वर्ड यूज टू क्रिएट मैक्रोज। मैक्रोज बनाने के लिए MS वर्ड किस भाषा का प्रयोग करता है, वेरी इंपॉर्टेंट। हम जानते हैं MS वर्ड में मैक्रोज का यूज होता है विजुअल बेसिक के सेंस में, है ना। विजुअल बेसिक इज यूज टू क्रिएट द मैक्रोज। और मैक्रोज होता क्या है, रेपिटेटिव टास्क को स्टोर करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए मैक्रोज का यूज करते हैं। और ये किस टैब में मिलता है, व्यू टैब में। मैक्रोज फॉर द रिकॉर्डिंग पर्पस
ऑल्ट प्लस F8 इसकी शॉर्टकट की है, और व्यू मैक्रो, रिकॉर्ड मैक्रो और पॉज रिकॉर्डिंग, ये 3 तरीके के विकल्प मिलते हैं हमें मैक्रोस में। यस, नेक्स्ट, विच लेयर इन OSI आर्किटेक्चर इज कंसीडर्ड एज द हार्ट ऑफ द OSI मॉडल? OSI मॉडल का दिल कौन सा है? ओपन सिस्टम आर्किटेक्चर। ओपन सिस्टम, इसका दिल कौन सा माना जाता है OSI मॉडल? जल्दी से बता दो। बिल्कुल सही, ट्रांसपोर्ट लेयर इज कॉल्ड द हार्ट ऑफ द OSI मॉडल, है ना। ट्रांसपोर्ट लेयर क्यों ऐसा? क्योंकि ट्रांसपोर्ट लेयर में 2 प्रोटोकॉल्स काम करती हैं, एक TCP और एक UDP। TCP जो कि कनेक्शन ओरिएंटेड है, UDP जो कि कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। क्लियर है? तो आंसर क्या होगा? ट्रांसपोर्ट लेयर इज कॉल्ड द हार्ट ऑफ द OSI मॉडल। नेक्स्ट, ASCII is dash bit code whereas EASCII is a dash bit code. American Standard Code for Information Interchange, ASCII 7 बिट का और EASCII 8 बिट का। ASCII नहीं, ASCII। तो ASCII कितने बिट का होता है? 7, जबकि EASCII कितने बिट का होता है? 8 बिट का। नेक्स्ट, K map for half adder is of dash variables, आधे योजक के लिए K map कितने वेरिएबल का होता है? तो जब भी हम के मैप की बात करते हैं और हाफ एडर की बात करते हैं तो इसमें 2 ही वेरिएबल्स का यूज करते हैं। तो के मैप फॉर हाफ एडर इज फॉर 2 वेरिएबल्स ओनली, A एंड B, या B कोई भी 2 वेरिएबल्स आप ले सकते हैं, AB ले लीजिए, CD ले लीजिए, XY ले लीजिए, है ना। लेकिन 2 ही वेरिएबल्स का यूज करेंगे हाफ एडर के सेंस में। तो आंसर क्या होगा? 2 वेरिएबल्स। जबकि किंतु परंतु के मैप फॉर फुल एडर इज फॉर डैश वेरिएबल्स। पूर्ण योजक के लिए के मैप कितने वेरिएबल्स का यूज करेगा? 3 वेरिएबल्स का, है ना। अगर फुल एडर की बात होगी तो वहां नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने होंगे? दैट इज 3। अब वो A B C भी हो सकता है, X Y Z भी हो सकता है ना। कोई भी 3 वेरिएबल्स आप यूज कर सकते हैं। समझ में आया? तो आउट ऑफ 41 क्वेश्चन आपने कितने किए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और ये रहा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। अगर आपको पता है तो इसका आंसर कमेंट जरूर करिएगा। क्या है ये क्वेश्चन? स्पेलिंग एंड ग्रामर थेसोरस वर्ड काउंट फाउंड अंडर विच टैब इन MS वर्ड? MS वर्ड में वर्तनी और व्याकरण थेसोरस शब्द गणना किस टैब के अंतर्गत पाई जाती है? रिव्यू, व्यू, मेलिंग या रेफरेंस? ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। जरा बताइएगा आंसर क्या होगा? ये आता है, बताएंगे नहीं, है ना। व्हाट इज द करेक्ट वन गाइस? तो सेशन पसंद आया हो तो एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और साथ ही साथ अगर बेसिक टू एडवांस कंप्यूटर पढ़ना चाहते हैं बढ़िया तरीके से तो जुड़ सकते हैं इस पर्टिकुलर कोर्स से। यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर SI या प्रोग्रामर ग्रेड 2 की अगर तैयारी कर रहे हैं तो। यस, प्रोग्रामर ग्रेड 2 का भी एग्जाम जल्दी होने वाला है ना। जल्दी इसकी भी इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी। क्लियर है? तो बैच ज्वाइन करने के लिए अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और MCQs के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर गाइस। थैंक यू वेरी मच।